नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कश्मीर पर बनी फिल्म पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, कश्मीर पर बनी फिल्म नहीं, ये कश्मीरियों की सच्चाई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में गिरफ्तार हुए आतंक से जुड़े पकड़े गए लोगों पर बोले, कहा नरेंद्र मोदी की सरकार, यह आतंक के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, आतंक को और पनाह देने वालों नेस्ता बूंद कर देंगे। लगातार आ रही है, मतलब चर्चाओं में चल रही है। और एक मिनट, पहला प्रश्न है, कश्मीर फाइल जो है वो फिल्म नहीं है, वो हकीकत है। और हकीकत को देखने और सुनने का दम चाहिए। जिन लोगों के नेतृत्व में उस समय सरकार चल रही थी और इस्लामिक कट्टर आतंकवाद पनप रहा था और सरकार उनको बिरयानी खिला रही थी और निर्दोष कश्मीर हिंदुओं की हत्याएं करा रही थी, उसका जीता जागता सच है। उस सच को कांग्रेस को और तत्कालीन उस समय के सरकार में जो लोग थे उनको उस पर सबक सीखना चाहिए और देश से माफ़ी मांगना चाहिए कि अपने ही देश में हिंदू ने किस तरह पलायन किया, किस तरह वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, किस तरह परेशान रहा। और इसलिए कश्मीर जो फाइल नाम से फिल्म बनाई गई है, मैं निर्माता निर्देशकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनने भारत के अंदर, भारतीयों के अंदर ये तत्व बताने की कोशिश की कि अपने देश में भी तुम किस तरह पलायन किए हो, किस तरह तुम पर हमले हुए, किस तरह मुस्लिम कट्टरपात बात को यहाँ पर पनाह दी गई है, किस तरह पाला और पोसा और बड़ा किया गया है और किस तरह निर्दोष हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है और मठ और मंदिर तोड़े गए। देखिए, आतंकवाद को कहीं भी शरण नहीं रहेगा पूरे देश के अंदर। ये भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार में जो देशभक्त है उसकी पूर्ण सुरक्षा है, जो देशद्रोही है उसका पूर्ण इलाज है। और इसलिए जो आतंकवादी गतिविधियों में जो पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, सरकार विचार करेगी और सरकार को विचार करना चाहिए। और देश में, प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि इस तरह के लोग कहीं के भी हों, उनको पनाह नहीं दिया जाना चाहिए, ना इस तरह कोई किराएदार देना चाहिए। और जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और जिन घरों में पकड़े गए हैं वहां भी कार्रवाई होगी। जय भारत माता की। सर बुलडोजर को लेकर सर क्या लगता है कि यहाँ पे बुलडोजर से संरक्षण दिया गया, इंटेलिजेंस का फेलियर है? अरे कांग्रेस तो दुनिया में सब फेल्यूर ही देखते रहती है। जो बदमाशी कर रहे हैं ये फेल्यूर नहीं है, उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा। वो उनको पनाह देने वाले कौन हैं? मस्जिदें अजान और नमाज पढ़ने के केंद्र हैं, आतंकवादियों को छिपाने और पालने के केंद्र नहीं है। इसलिए सावधान रखें। मठ और मंदिर, धर्म स्थल ये जो हैं, ये अपने भक्तों के दर्शन और देव स्थल हैं, ठीक है कि नहीं? ये कभी ऐसे लोगों को रखने के स्थल नहीं है जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, जो समाज को लूटते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो निर्दोषों को बम से उड़ा देते हैं। जो बम से उड़ाएंगे सरकार उनको उड़ाएगी। बीएसएस कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने पर बोले प्रिंसिपल ने कहा कि इस 50 साल में हमने भोपाल के 65,000 बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। संपूर्ण देश में हमारे यहाँ से पढ़कर निकले हुए बच्चे अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। शैक्षणिक संस्था के 50 वर्षों की यात्रा अतीत के अवलोकन द्वारा भविष्य की दिशा तय करने का अवसर होता है। महाविद्यालय सर, ये स्वर्ण जयंती का स्वर्णिम पल है और इस शुभ अवसर पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे अति सम्माननीय राज्यपाल जी हमारे साथ रहे शुभारंभ के लिए। ये विगत 50 साल में हमने करीबन 64,000 बच्चों को उच्च शिक्षा देकर दुनिया के कोने कोने पहुंचाया है और इस पर हमारा गर्व है। और मुझे लगता है कि भोपाल के हर परिवार से एक ना एक सदस्य हमारे स्कूल में पढ़ाई की होगी और ये हमारा केवल नहीं लेकिन समस्त भोपाल शहर के और मध्य प्रदेश के संपूर्ण भारत का महोत्सव है। और हमने अपने सरकार की नीति को सामने रखते हुए इस साल एनईपी शुरू किया है बच्चों की
प्रगति और उन्नति के लिए। इस पर हमें गर्व है। बीएसएस ग्रुप आज भोपाल का नंबर 1 पहचान रखता है जी, कैसा ये इसमें किस प्रकार लोगों ने आपको सराहना करी? सर, पहले समय में न यूनिवर्सिटी रही और न अन्य कॉलेजेस, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केवल बीएसएस का ही नाम रहा और उस ऊंचाई को हमने आज तक नंबर 1 पर मध्य प्रदेश में रखा है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी और भोपालवासियों को? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अधिकतर अधिक नौजवान भारत के शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा तक पहुँचे और इस देश को की प्रगति में भागीदारी दें। मैं डॉक्टर फादर जॉन पीजे, प्राचार्य बीएसएस कॉलेज। उमा भारती पहले साध्वी है, बाद में मुख्यमंत्री। बड़े दुख की बात है कि एक साध्वी के बार बार आग्रह करने और 3-4 मीटिंग करने के बाद भी नहीं सुनी। एक साध्वी का सब्र का बांध टूट गया और साध्वी ने पत्थर चला दिया। वहीं पूछने पर बोले, प्रदेश सरकार एक फ्लेयर सरकार है। 18 महीने से विदेशी अपराधी राजधानी में रह रहे हैं, किसी को पता नहीं। ऐसी निकम्मी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, जहां इंटेलिजेंस भी फेल हो गई। गुड उनके सपोर्ट में। मध्य प्रदेश देश का दिल है और सेंटर ऑफ द इंडिया है, सेंटर ऑफ द कंट्री है। इतने बीच में भी अगर आतंकी पहुंचने लगे तो क्या सुरक्षा की क्या व्यवस्था? देखिए, ये जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, ये सिर्फ राजनीति में लगी है। राजनीतिक किस्ती को कैसे पार करें, आम जनता के दुख दर्द से इसको कोई मतलब नहीं। 1.5 साल से विदेशी आतंकवादी शिवराज चौहान की नाक के नीचे भोपाल में रह रहे हैं किराए का मकान लेके, और आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका पुलिस महकमा क्या कर रहा है? कहीं कोई नहीं हो। जब पकड़ाते हैं तो वाह लूटते कि देखिए हमारी सरकार तो काम कर रही है। अरे 1.5 साल से तुम्हारी नाक के नीचे कितने क्या उन्होंने किया होगा, कितने वो बनाए होंगे और आतंकवादी साथ में ट्रेनिंग कितने को दी होगी। एक फेल्यूर सरकार का फेल्यूर मुख्यमंत्री मानता हूँ मैं शिवराज चौहान। देखिए, भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। उमा भारती जी एक साध्वी हैं, मुख्यमंत्री बाद में, साध्वी पहले हैं। जब एक साध्वी अपने प्रदेश की संस्कृति की रक्षा करना चाहती है, वो गुहार लगा रही है। मुख्यमंत्री से 3 बार बैठक कर चुकी है शिवराज चौहान से कि भाई शराबबंदी कानून लागू कर दीजिए मध्य प्रदेश में। हमारे यहाँ भयानकतम शराब का व्यसन हो रहा है और नौजवानी दूसरे रास्ते पे जा रही है। आश्वासन उमा जी को दिया, लेकिन एक साध्वी का सब्र टूटा है। कल जो पत्थर की घटना है, अब लोग उसे अन्य दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन उस साध्वी की भावना भी तो समझना पड़ेगी। किसी को मारने के लिए तो पत्थर नहीं चला है। इट्स ए सिंबॉलिक ये सूचना थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कि भैया बार बार तुम मुझे आश्वासन दे रहा है, यदि तुम ये शराबबंदी लागू नहीं करोगे तो आम जनता सड़क पे उतर आएगी, इस तरह की दुकानों को तोड़ फोड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के ब्याज का भार खत्म करने की घोषणा की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। कहा, किसानों का ब्याज का भार खत्म करने सरकारी बैंकों में किया जाएगा समायोजन। कांग्रेस की झूठी कर्ज माफी की घोषणा के कारण बढ़ा है किसानों पर ब्याज का बोझ। मंत्री सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया, किसान हितैषी बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड काल में बाद स्थगित बिलों की वसूली रोकने की घोषणा। मंत्री सारंग ने दी जानकारी। कहा, गरीब वर्ग के हित में सरकार की बड़ी घोषणा। विधायकों की नीति में भी बढ़ोतरी। मंत्री सारंग ने दी जानकारी। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की। जब कांग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने वचन पत्र में किसानों के साथ छलावा किया था और किसानों का कर्जा माफ करने की झूठी घोषणा की थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, परंतु किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और उस गफलत में बहुत सारे किसान ऋण जमा नहीं कर पाए और उन पर बहुत भार ब्याज का आ गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने
घोषणा की है कि वो ब्याज का भार खत्म किया जाएगा और उसका समायोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी सहकारी बैंकों में। ये निश्चित रूप से किसान हितैषी सरकार का एक बड़ा फैसला है। उसके साथ ही कोविड काल में जो बिजली के बिल स्थगित किए गए थे उसे पुनः जो वसूला जा रहा था वो भी अब रोक दिया गया है और कोविड काल के जो भी हमारे गरीबों के बिजली के बिल हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे खत्म कर दिए। ये बहुत बड़ी घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की है। मैं उन्हें बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विधायकों की विधायक निधि भी 3 करोड़ रुपए कर दी है, उसमें 50 लाख का स्वेच्छानुदान रखा गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है और संकल्प है उसको दोहराते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हम जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। समग्र विकास और समेकित विकास, समाज के हर वर्ग को पूरी तरह से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख घोषणाएं की। कांग्रेस की कर्ज माफी की घोषणा के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज सरकार भरेगी। कोरोना काल में 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 6000 करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा। विधायकों ने भी निधि की 2 करोड़ रुपए की बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन किया जाएगा। मैं मानता हूं मित्रों, हमारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमने स्वयं ये कंटका कीर्ण मार्ग अपने लिए चुना है। आप पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहिए, सरकार की योजनाओं को नीचे उतारते रहिए। इस बार हम एक फैसला और कर रहे हैं कि विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी और उसमें भी स्वेच्छादान की राशि कर दी जाएगी। 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 23 लाख मकान बना के हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 23 लाख मकान कंप्लीट, और बाकी जिन पर तेजी से काम हो रहा है, इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बना के कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और मेरे विधायक मित्र जरा तारीख नोट कर ले, 28 तारीख को दिन के 12 बजे हम 5,21,000 मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में रखेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली हमसे जुड़ के अपनी बात कहेंगे कि बिजली के बिल के कारण कोविड काल के दिक्कत हो रही है, और इसलिए क्योंकि आपने मामला उठाया और जो सही बात होती है उस बात को स्वीकार करके जनता को राहत देना ये मेरा कर्तव्य है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी। आयुधे निर्माणी खमरिया के ईस्ट लैंड में टाइप 3 में किसी नशीली गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब रहवासियों को अजीब सी गंध और सांस लेने में बेचैनी महसूस हुई। हैरानी वाली बात तो यह है कि जो टीम रवाना की गई थी वह मौके पर जाते साथ ही बेहोश हो गई। इसके बाद प्रशासन ने अफरा तफरी मच गई। देर रात महाप्रबंधक एसए सिन्हा सहित पूरा अमला ईस्ट लैंड में आ पहुंचा। जानकारी के अनुसार खमरिया ईस्ट में पानी की सप्लाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में 6 प्लांट बनाए गए हैं। ये कल शाम जब 6 बजे मैं ड्यूटी से आया तो मेरे रूम में वो उसकी स्मेल आ रही थी, एक गैस की। मैं सोचा कि किस टाइप का है, तो उस टाइम मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर फ़ोन आया मेरे ऑफिसर का, बोला कि देखो वहाँ फायर ब्रिगेड की टीम आई है, कुछ क्लोरीन गैस का वो रिसाव उसा हुआ है। तो पता चला कि यहाँ बहुत पुराना एक कोई वो वाटर सप्लाई का एक वो है और प्लांट है, तो यहाँ से कुछ घटना घटी। फिर यहाँ से रिसाव हो रहा था, तो वहाँ पे जब फायर ब्रिगेड की टीम और क्रू जब वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। फिर उसको खोला गया। खोलने के बाद जब
सिलेंडर को बाहर निकाला तो तेज़ स्मेल आई। फिर उसके बाद वो लोग खांसी से आने लगी उन लोगों को। फिर उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर मैं 11:30 तक यहाँ था। फिर मैं भी रूम आ गया। फिर और अधिकारी लोग पहुँचे, हमारे बड़े अधिकारी, तो उनने फिर वो जो घटना का जो सिलेंडर गैस था उनको उन लोगों JCB से खुदाई करके उन लोग को उनको डंप कर दिया। और सुबह में फिर उसको कास्टिक सोडा के साथ उसको गैस रिसाव के कुछ कारण समझ में आ रहा है क्यों हुए हैं गैस रिसाव? अब ये तो हम लोग को कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। अब बाकी इंक्वायरी की टीम जो भी रहेगी वो पता चलेगा वहाँ से। अपना नाम बताएं। मेरा नाम देव कुमार है। क्या है आप? मैं एक कार्यक्षक पद पे नियुक्त हूँ। जी मैडम, गैस का रिसाव हुआ, क्या है पूरा मामला? ये कल शाम को शाम या कहें रात में कहें करीब 9 बजे मुझे फ़ोन से सूचना आई सिक्योरिटी OFK सिक्योरिटी की तरफ से कि मैडम यहाँ पे OFK ईस्टलैंड क्वार्टर्स टाइप 3 के पास में क्लोरीन गैस का सिलेंडर में भी उसका रिसाव हो गया है, जिसकी काफ़ी स्मेल क्षेत्र में फैल रही है। जो पुलिस बल को लेके मौके पर पहुँची तो वहाँ पहले ही फायर ब्रिगेड और उनकी जो टीम थी OFK टीम वो प्रयास कर रहे थे उसको डिस्पोज ऑफ करने का, बट वो नहीं कर पा रहे थे। रिसाव थोड़ा तेज़ होने के कारण 10 लोग उससे हल्का सा इफेक्ट भी हुए, जिनको OFK हॉस्पिटल भेजा गया था। कंडीशन उनकी अभी बिल्कुल ठीक है। उसके पश्चात फिर हमने प्रयास किया तो जल शोधन संयंत्र रांची से कांटेक्ट किया। मैंने बात की उनसे तो उनके द्वारा जो हमें उपाय बताए गए उसके तहत रात में उपाय किए गए और उस क्लोरीन गैस के सिलेंडर को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की गई और अभी फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है। गैस रिसाव के क्या कारण समझ में आ रहे हैं? इसमें जितनी सूचना प्राप्त हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि ये पुराना सब स्टेशन जो है उसका स्टोर है, उस पर काफ़ी सालों से संभवतः किसी ने देखा भी नहीं है, काफ़ी सालों से क्लोरीन गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ था। तो शायद किसी चोर ने प्रयास किया चुराने का या जैसा भी है, उसका नॉब टूट गया। तभी पूर्ण रूपेण वहाँ, चूँकि वहाँ पे जाना संभव नहीं था, इतना स्मेल आ रही थी, जिसके लिए भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। उनकी टीम भी आ रही है, उनके साथ में जाके हम पर्टिकुलर रात में देखना संभव नहीं था गैस के कारण, अभी देखकर और आगे जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक वो की जाएगी। कांग्रेस के विधायक ने लगाया सरकार पर आरोप, कहा केंद्र के जनजातीय विभाग से प्रदेश सरकार को 74 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है जनजातियों की लिए, लेकिन उस राशि को गलत खातों में डालकर 74,000 का घोटाला हो गया। सरकार ने ये बात मानी है कि गड़बड़ हुई, हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार पहले काम करती रही है भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान में भी काम कर रही है। मैंने एक प्रश्न लगाया था सदन में, जिसका आज उत्तर देने का तारीख है, उत्तर आ भी गया है पर चर्चा में नहीं है। इसके तहत मैंने इनसे पूछा था क्या ये सही है कि सन 2016-17 में भारत सरकार के जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत आवंटित 74 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया था वो सही खातों में नहीं गया। जो बेनिफिशरीज थे, जो लाभार्थी थे, फर्जी तरीके से उनके नाम प्रस्तुत करके उन खातों में वो पैसा निकाल लिया गया। ये 2016-17 का मामला था। जब हमारी जानकारी में आया तो हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था। मुझे बताते हुए आपको बड़ा हैरानी भी हो रही है सरकार के कामकाज पे कि उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है और खाते से पैसा निकालकर गलत खातों में इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट किया गया। अब प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत इतनी बड़ी राशि 74 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होती है और उस पर घोटाला हो जाता है। जवाब में इन्होंने ये दिया है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले के बाद। तो क्या ऐसे मामलों में विभागीय अफसर जो भोपाल में बैठे, जो इस विभाग के तत्कालीन मंत्री थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये एक नोटिस दे देना कि हमने वहाँ के कलेक्टर को बोला है, मंडला जिले के या किसी अन्य ट्राइबल एरिया के जहाँ पे राशि का दुरुपयोग हुआ, कि संबंधितों को खोजकर उनके खिलाफ FIR की जाए। जब ये प्रश्न लगा उसके बाद ये कितना बड़ा घोटाला है और ऐसी और कौन कौन सी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए, जो हमारे SC ST वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, OBC के लिए आती हैं और उनकी पैसे का दुरुपयोग होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाना चाहिए कि तत्काल रूप से एक 74 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का जो घोटाला हुआ है, जिसको आपने स्वीकार किया है, इसमें ना सिर्फ लीपापोती करके आप नीचे के 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, नोटिस दे दें, जो उस तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे हो उस विभाग के, जिनके पास में वही खाता आता है, अन्य अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाना चाहिए। जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो मुझे विश्वास है कि नीचे से और ऐसे कई मामले निकल कर आएंगे। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री आवास घोटाला हुआ था घनसौर में, उसकी जांच की थी, उसको वो भी जांच को सही पाया गया जब हमने शिकायत की, और उसमें
EOW द्वारा को मैंने पत्र लिखा था, कार्रवाई भी की जा रही है। हर जगह पैसे की बंदरबाट हो रही है। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को अधिकारी लूट रहे हैं फर्जीवाड़ा करके। इनके ऊपर तुरंत रूप से लगाम लगना चाहिए। एक तरफ प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़े, महंगाई बढ़े, आम आदमी को राहत ना मिले, लोग स्कूल के बच्चों की फीस ना भर पाए, दूध महंगा हो जाए, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सरकार कितनी बातें यहाँ भोपाल में बैठ के कह ले, धरातल पर जाकर अगर आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। और NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि जनजाति वर्ग के ऊपर, SC ST के ऊपर मध्य प्रदेश अत्याचार पे सर्वप्रथम है। तो सरकार भोपाल में बैठकर अपनी पीठ थपथपाती रहे, पर वास्तविकता बहुत दूर है। ये वास्तविकता से दूर बातें हैं। लगातार उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और मैं तो चाहूँगा कि उमा जी एक पत्थर उस ओर भी उछाले। थैंक यू। मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत देश और विदेश की महिलाएं उद्यमियों को एक मंच पर जोड़ने के लिए भोपाल में भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। 24 से 26 मार्च के बीच मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन मावे द्वारा मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्वमी का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 से ज़्यादा महिला उद्यमी शिरकत करेंगी। इस मौके पर न सिर्फ युवा महिला उद्यमियों को बुलाया जाएगा, बल्कि देश विदेश से उद्योगों में अपने खास मुकाम बना चुकी महिला उद्यमियों को 3 दिवसीय आयोजन में शामिल करेंगे। तो ये 3 दिवसीय आयोजन भोपाल में होने जा रहा है, भव्य आयोजन है। आपने CM को भी इनवाइट किया, बताएं किस तरह का पूरा है। स्वीप 2022 का आयोजन मार्च 24 से 26 से लेके मिंटो हॉल में होने जा रहा है। और ये महिला उद्यमी जो छोटे शहरों की हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें हमारे 100 स्टॉल से अधिक की एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन लग रही है। एग्जीबिशन में महिलाएं पूरे देश भर से आ रही हैं। कुछ इसमें इंटरनेशनल स्टॉल्स भी होंगे जो रहेंगे। तो इसमें B2C भोपाल की जनता भी आ सकती है उनसे लेने के लिए। पर मेन हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स देखें, जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं इतनी कंट्रीज से, वो उनके प्रोडक्ट्स देखें और क्या उनके साथ बायलैटरल ट्रेड हो सकती है, क्या वो ले सकते हैं, खरीदी कर सकते हैं, उस पर उनको दें। उसके अलावा जो हमारा फोकस रहेगा ये 3 दिन की एग्जीबिशन के अलावा मार्च 25 और 26 में हमारा टोटल सिंपोजियम और वर्कशॉप है। तो सिंपोजियम और वर्कशॉप में कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लोग आके बात करते रहेंगे, नहीं, हम लोग एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स करेंगे। अभी हाल सवाल थे फाइनेंस पे कि कोलैटरल फ्री लोन नहीं मिलता। क्या लोन लेना ही अकेला एक चीज़ बात है कि आप इन्वेस्टर्स भी अपने बिजनेस में कैसे ला सकते हो, एंजल इन्वेस्टर ला सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट ला सकते हो। क्या हमें अपनी प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाहती हूँ जब तक मैं बनाऊंगी नहीं उसको, उसका पैकिंग नहीं करूँगी तो मैं कैसे टेस्ट कर सकती हूँ। आप बिना बनाए अपनी प्रोडक्ट कैसे टेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी कैसे कर सकते हैं, ब्रांडिंग सोशल मीडिया कैसे कर सकते हैं। आप एक जगह बैठ के, हमारी जो मेंबर्स आएंगी वो 100 स्टोर में किस तरीके से एक जगह बैठ के बेच रही हैं माल, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आपको जो जानकारी महिला उद्यमियों को मिलने वाली है वो हम जैसी महिला उद्यमियों से मिलने वाली है और एक्सपर्ट से। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो है आत्मनिर्भर भारत, हाँ, तो ये आत्मनिर्भर भारत जो है, जब तक हमारी महिलाएं जिनमें इतनी अपार संभावनाएं और शक्ति है वो आके स्वीप जैसे सम्मेलन में नहीं अटेंड करेंगी और जो हम अपॉर्चुनिटीज़ लाए हैं उनको नहीं रूबरू होंगी तो वो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो महिलाओं की भागीदारी अत्यंत ज़रूरी है। महिलाएं भागीदारी उद्यमी बनते हैं तो महिलाओं को जोड़ती हैं और स्वीप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एग्जीबिशन है, सिंपोजियम और वर्कशॉप है, अवार्ड्स हैं जो लेडीज़ बनाती हैं, उसका फैशन शो है और उसके अलावा हमारी मावे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी प्रिंट में है जिसके फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।